गुड मॉर्निंग इंडिया, मैं हूं आपके साथ आरजू साई। बुलेटिन की शुरुआत तवांग को लेकर तवांग झड़प के बाद चीन का मुद्दा फिर से उठा है। ऐसे में दोनों ही सदनों में हंगामा लगातार जारी है, थमने का नाम नहीं ले रहा। जहां विपक्ष बहस की मांग पर अड़ा है, वहीं सरकार का कहना है कि रक्षा मंत्री के बयान के बाद बहस की जरूरत नहीं है। उधर कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि चीन बहुत बड़ा विषय है, अगर इस पर चर्चा नहीं करेंगे तो किस पर करेंगे। चीन के मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में सोमवार को भी हंगामा हुआ। विपक्ष तवांग में भारत और चीन के बीच की झड़प पर सदन में चर्चा की मांग कर रहा है। वहाँ पर अतिक्रमण कर रहे हैं लोगों को, हमारी जगह वो अतिक्रमण करके वहाँ पर पुल बनाए जा रहे हैं, घर बनाए जा रहे हैं, तोपखाने, कारखाने सब बना रहे हैं। लेकिन सरकार की दलील है कि रक्षा मंत्री के बयान के बाद चर्चा की जरूरत नहीं। माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने स्पष्ट रूप से अपना बयान रखा, सदन के समक्ष सब जानकारियां रखी। मैं समझता हूं उसके बाद ये विषय को विराम देना चाहिए था। उसके बदले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारी आर्मी को डिमोरलाइज कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार के ओछे बयान दिए, उससे मैं समझता हूं हमारे सैनिक बलों का, सेना का मनोबल टूटता है। पक्ष विपक्ष में इस मसले पर लगातार आरोप प्रत्यारोप और टकराव जारी है। विपक्ष पूछ रहा है कि सरकार छुपाना क्या चाहती है। मेरा सवाल ये है कि मोदी जी की सरकार चीन पर चर्चा से क्यों भाग रही है? क्या असलियत है जो वो छुपाना चाहते हैं? डोकलाम हुआ, गलवान हुआ, अब तवांग। और बीजेपी के एक सांसद ने लोकसभा में ये बात कही है कि चीन घुसपैठ कर रहा है। बावजूद इसके आप चर्चा से भागते हैं, क्यों? नियमावली किस लिए बनी है? जो जन सरोकार के राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे हों, उन पर बाकी चीजों को खारिज करते हुए, मुलतवी करते हुए उस पर चर्चा हो। आज जो विपक्ष के सांसद अपनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं 267 के माध्यम से, वो देश की चिंता है। अगर देश की चिंता को हम सदन तक पहुंचाने में नाकामयाब रहते हैं तो फिर क्या बचा संसदीय लोकतंत्र के नाम पर? अब सवाल ये है कि ये टकराव कैसे खत्म हो। रक्षा और विदेश नीति से जुड़े किसी मसले पर संसद में ऐसा टकराव देश हित में नहीं है। ये बात सरकार और विपक्ष दोनों को समझनी होगी। कोई रास्ता निकालना होगा जिस पर आम राय भी हो और जो भारतीय विदेश नीति के अनुरूप भी हो। नई दिल्ली में संसद भवन से हिमांशु शेखर मिश्रा के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। भारतीय सैनिकों को पीटे जाने वाले राहुल गांधी के बयान पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऐतराज जताया। उन्होंने कहा कि सरकार को राजनीतिक आलोचना से परहेज नहीं है, लेकिन सरहद पर तैनात जवानों के लिए असम्मान नहीं दिखाना चाहिए। We have no problem if there is political differences, if there is even political criticism. I have heard sometimes that my own understanding needs to be deepened. When I see who is giving the advice, I can only bow in respect. But I think we should not directly or indirectly criticize our jawans. Yeah. When our jawans, sir, are standing, sir, our jawans are standing, sir, in Yangtze, in Yangtze at 13,000 feet. At 13,000 feet, they are standing there defending our borders. They do not deserve to have the word pitai. The word pitai should not be used for our jawans, sir. आम आदमी पार्टी ने महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा है। आप सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि जीएसटी लगाकर खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ा दिए गए। प्रति केजी के ऊपर हो गए और इस सदन में हंगामा हुआ तो माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि मैं प्याज नहीं खाती, तो मुझे उनके भाव से, प्याज की कीमतों से कुछ लेना देना नहीं है। ये मेरा विश्वास है सर कि माननीय वित्त मंत्री जी आटा, चावल, दाल, दूध, दही, पनीर तो अवश्य खाती होंगी, क्योंकि इन सब के भाव बढ़ गए। जीएसटी लगा लगा के इन्होंने देश की थालीनॉमिक्स, फूड इन्फ्लेशन को बिगाड़ दिया। आटा, दाल, चावल, दूध, दही सबके रेट आज स्काई रॉकेटिंग है सर, आसमान छू रहे हैं। और भारत की फूड इन्फ्लेशन 10% से लेकर 17% के बीच पूरे वित्तीय वर्ष में मंडरा रही है। ये हालात हैं सर भारत की।
देश में आत्महत्या करने वाले लोगों की संख्या 2019 से 2021 के बीच बढ़ गई है। श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने लोकसभा में आत्महत्या की बढ़ती घटनाओं पर आंकड़े पेश किए और कहा कि देश में 2019 के मुकाबले 2021 में सुसाइड के मामले 18% तक बढ़ गए हैं। विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा में इस मुद्दे को उठाया और सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है। देश में बढ़ती हुई सामूहिक आत्महत्याओं के बाद देश में किसी वजह से अपनी जान देने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है और इसको लेकर चिंता भी। लोकसभा सांसद डॉक्टर टी.आर. पारीवेंदर के सवाल के जवाब में श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़े पेश करते हुए अपने लिखित जवाब में कहा, 2019 में देश में इस तरह के कुल 1,39,123 मामले राज्य सरकारों ने रिकॉर्ड किए। 2020 में यह संख्या बढ़कर 1,53,052 हो गई और 2021 में और बढ़कर 1,64,033 तक पहुंच गई। 2021 में सबसे ज्यादा 22,207 मामले महाराष्ट्र में सामने आए। आंकड़े पेश करते हुए रामेश्वर तेली ने कहा, युवाओं की रोजगार क्षमता में सुधार के साथ साथ रोजगार सृजन सरकार की प्राथमिक चिंता है। सरकार ने बड़ी सरकारी योजनाओं के माध्यम से देश में रोजगार सृजन के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। सोमवार को यह मुद्दा राज्यसभा में भी उठा। मैंने सदन में ये कहा कि बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि आज लगातार पिछले 4-5 साल से 6 साल युवा आत्महत्या की ओर बढ़ रहा है हर प्रदेश में। और मैंने जो अध्ययन किया, जो इस पर मेरे पास उपलब्ध आंकड़े थे कि ये फ्रस्ट्रेशन है अनएम्प्लॉयमेंट का। जिस तरह से रोजगार नहीं मिल रहा उसके मन में एक अपराध बोध आता है कि हमारे पेरेंट्स ने इतना हमसे उम्मीदें की, पढ़ाया, सब किया और हम कंपटीशन में नहीं बैठ रहे हैं। तो एक तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा उम्मीदें जगाना नहीं चाहिए बच्चों में, उनकी मनस्थिति देखनी चाहिए, उनके साथ खड़ा होना चाहिए। पर सरकार को मैं जिम्मेदार मानता हूं जो बेरोजगारी पिछले 38 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी का मुकाबला कर रहा है। राज्यसभा में किसानों के जान देने का मुद्दा भी उठा। आम आदमी पार्टी के सांसद संत बलबीर सिंह ने किसानों और खेतीहर मजदूरों में बढ़ते आर्थिक संकट का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, आर्थिक संकट की वजह से किसानों और खेतीहर मजदूरों में इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं और सरकार को पीड़ित किसानों को मुआवजा देना चाहिए और आर्थिक संकट जल्दी दूर करना चाहिए। क्योंकि आज जो किसानी है वो घाटे का धंधा बन गया है। क्योंकि जो भी, इसीलिए किसान और किसान के साथ काम करने वाला मजदूर दोनों खुदकशियों पर आ चुके हैं। वो खुदकशियां कर रहे हैं। जो NCRB की रिपोर्ट है उसके अनुसार 53,000 लोग वो है खुदकशियां कर चुके हैं 2017 से 2021 तक। ये महत्वपूर्ण आंकड़े आप ये कह रहे हैं कि 2017 से 2021 के बीच 53,000 किसानों और खेतीहर मजदूरों ने आत्महत्या की है। जो रिपोर्ट है इसका कारण ये है कि किसानी जो लाहेवंद धंधा नहीं रहा। क्योंकि जो किसान खेती तो करता है उसको मूल्य नहीं मिलता। जो भी पैदा किसान करता उसको कम से कम मिनिमम प्राइस पर सरकार को उसको सपोर्ट देनी चाहिए। आत्महत्याएं हमारे पूरे समाज के सामने एक बड़ी चुनौती हैं। आर्थिक और कोरोना संकट से लेकर अकेलापन और हताशा तक ये जानलेवा प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है और इससे लड़ने का उपाय हम सबको मिलकर खोजना होगा। संसद भवन से कैमरा पर्सन पवन कुमार के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। बात करते हैं महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद की, जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। सोमवार सुबह बेलगांव पहुंचे महाविकास अघाड़ी के नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। वहीं इस मुद्दे को लेकर महाराष्ट्र विधानसभा में जमकर हंगामा हो रहा है। सोहित मिश्रा की रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र एकीकरण समिति की ओर से सोमवार सुबह बेलगांव में एक प्रदर्शन में पहुंचे महाविकास आघाड़ी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया।
बेलगांव में कर्नाटक विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है। दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद को लेकर जारी मतभेद के बीच यहां प्रदर्शन होना था, लेकिन पुलिस ने इन कार्यकर्ताओं और नेताओं को हिरासत में ले लिया। इसका असर नागपुर में चल रही महाराष्ट्र विधानसभा पर भी देखने मिला। विपक्ष की ओर से विधानसभा के बाहर इस मुद्दे पर प्रदर्शन किया गया और दोनों राज्यों की सरकारों के खिलाफ नारेबाजी की गई। कर्नाटक और महाराष्ट्र भारतवर्ष का ही हिस्सा है। क्या हम कर्नाटक में नहीं जा सकते हैं? क्या वहाँ के लोगों से नहीं मिल सकते हैं? हमारी जो भूमिका नहीं रख सकते हैं? तो ये देश की कॉन्स्टिट्यूशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ ये है। महाराष्ट्र की सरकार अपनी भूमिका रखने में बहुत जैसे बोलेंगे तो लो लाइंग है, बिल्कुल कोई जो सरकार की भूमिका आवश्यक है पब्लिक डोमेन में जो सरकार की भूमिका आनी चाहिए वो स्पष्ट नहीं आ रही है। शायद डरते होंगे, पता नहीं है। आणि म्हणून मी एकच सांगतो, या सीमावासियांच्या मागे विधानसभा के भीतर भी इस मुद्दे को उठाया गया और राज्य सरकार पर कड़ा पक्ष नहीं रखने का आरोप लगाया गया। इन आरोपों का जवाब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने दिया। गृहमंत्र्यांनी याच्यामध्ये हस्तक्षेप केला, मध्यस्थी केली आणि बैठक बोलवली। गृह मंत्री के साथ हुए बैठक में हमने महाराष्ट्र के सीमावासियों के पक्ष में ठोस भूमिका ली है। हमने कहा है कि हमारे लोग, हमारी गाड़ियां जब जाती हैं उन्हें रोका जाता है, गाड़ियां तोड़ी जाती हैं, ये सही नहीं है। हमने कहा कि एक्शन को रिएक्शन मिल सकता है। गृह मंत्री ने इस मामले में कर्नाटक को भी सूचना दी है। त्यामुळे असं कुठेही होता कामा नये, मग ऍक्शनला रिएक्शन होऊ शकते हे देखील आम्ही त्या ठिकाणी स्पष्टपणे मांडलं। गृहमंत्री महोदयांनी त्यांना देखील त्या बाबतीमध्ये योग्य त्या सूचना समज दिली। तो हम जरूर इसके ऊपर कर्नाटक की सरकार से बात करेंगे, कर्नाटक के मुख्यमंत्री जी से भी बात करेंगे, क्योंकि दोनों राज्यों ने तय किया है कि आवाजाही पर कोई रोक नहीं है और शांतिपूर्ण अगर आंदोलन हो रहा है तो उसको भी रोकने का कोई कारण नहीं है। हम हमारे सीमावर्ती मराठी भाई बहन जो है उनके साथ हमारी सरकार खड़ी है। महाराष्ट्र और कर्नाटक की सीमा को लेकर बढ़ते विवाद को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने दोनों राज्य के मुख्यमंत्रियों को बुलाया था, उनके साथ बैठक की थी, लेकिन इसके बावजूद ये जो मामला है वो खत्म होता हुआ फिलहाल नजर नहीं आ रहा। एक तरफ जहां डबल इंजन सरकार की बात की जाती है तो वहीं महाराष्ट्र और कर्नाटक दोनों जगह पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, लेकिन इसके बावजूद इस मामले को लेकर कोई निर्णय नहीं निकलने के बाद अब विपक्ष और भी आक्रामक होता हुआ दिख रहा है। नागपुर से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। बिहार शराब कांड का मुद्दा गरमाया हुआ है। छपरा सिवान में जहरीली शराब से मौतों के ऊपर न सिर्फ बिहार विधानसभा में बल्कि उसके बाहर भी हंगामा जारी है। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, बिहार के दानापुर से तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर कुछ समय से अवैध शराब बनती पाई गई। दानापुर स्टेशन के पास ही शराब बन रही थी। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये वो राज्य है जहां शराबबंदी है, तो अब तक इस पर सरकार की नजर क्यों नहीं गई, पहले कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ये सवाल लगातार उठ रहे हैं। तो दारू पी के मर जाएगा तो उसको हम लोग कंपनसेशन देंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता। ये कभी मत सोचिए। और नहीं, अगर यही करना है तो सब मिलके तय कर लीजिए। खूब कहिए कि शराब पियो, इसलिए ये सब बात ठीक नहीं है। पिएगा, गड़बड़ पिएगा, मरेगा। दलन जी आंकड़ों को छिपा रहे हैं। वो कह रहे हैं, ट्वीट किया कि 6 वर्षों में केवल 23 लोगों की मौत हुई बिहार के अंदर। क्या ये सच है? केवल 23 लोग मरे हैं 6 साल के अंदर। केवल 2016 में खजूरबन्नी गोपालगंज में 19 लोगों की मौत हुई और मुख्यमंत्री ने स्वयं 4-4 लाख रुपया 14 परिवारों को दिया और दिखा रहे हैं कि 2016 में केवल 7 लोगों की मौत हुई। तो आंकड़ा छिपाने से कुछ नहीं होता। मुख्यमंत्री को क्षमा मांगनी चाहिए और प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनाए और तत्काल उनको मुआवजा देने की व्यवस्था करनी चाहिए।
और इलाहाबाद विश्वविद्यालय चर्चा में है क्योंकि यहां पर लगातार हिंसा और बवाल हो रहा है। कल भी हिंसा हुई जिसके चलते आज एक दिन के लिए इस यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया गया है। दरअसल फीस बढ़ोतरी का मुद्दा लगातार यहां पर उठा रहे हैं छात्र। कल जब प्रदर्शन चल रहा था तो सुरक्षा कर्मियों के साथ झड़प हुई, जिसके बाद पुलिस को यहां पर बुलाना पड़ा क्योंकि आगजनी तक यहां पर हो गई थी और आज के लिए अब यूनिवर्सिटी को बंद रखा गया है। तस्वीरें आप देखिए, ये छात्र प्रदर्शन कर रहे थे फीस बढ़ोतरी को लेकर और इसी दौरान यूनिवर्सिटी के ही सुरक्षा कर्मियों के साथ इनकी थोड़ी झड़प हुई, जिसके बाद पुलिस वहां पर पहुंची और मामले को शांत कराने की कोशिश की। इसी झड़प के बाद अब आज के लिए यूनिवर्सिटी को बंद किया गया। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के बाद उत्तर भारत में ठंड बढ़ गई है। कई राज्यों में तो पारा 5 डिग्री से नीचे पहुंच रहा है। वहीं मुंबई में हालात अलग हैं। यहां दिसंबर महीने में भी लोग गर्मी से जूझ रहे हैं। पारा 35 डिग्री तक पहुंच रहा है। लगातार 2 दिन भारत में सबसे गर्म शहर मुंबई रहा। बीते गुरुवार से मुंबई का अधिकतम तापमान 35 डिग्री के आसपास बना हुआ है। कोई छतरी थामे चल रहा है, कोई चेहरे तो कोई आंखों को ढक रहा है, तो कोई आइसक्रीम, जूस या फिर शरबत से राहत पा रहा है। मुंबई कर ठंड के मौसम में गर्मी का एहसास कर रही हैं। गुरुवार को मुंबई का अधिकतम तापमान 34.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। शुक्रवार और शनिवार को मुंबई पूरे भारत में सबसे गर्म शहर रहा। शुक्रवार को मुंबई का अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, तो शनिवार को दिन का तापमान 36 डिग्री के आसपास पहुंच गया था। मौसम विभाग की माने तो इस वर्ष मुंबई शहर में दिसंबर के महीने में तापमान अपनी सामान्य सीमा से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा है। सिर्फ मुंबई ही नहीं बल्कि पूरे कोंकण क्षेत्र में दिन और रात के तापमान में इजाफा हो रहा है। मुंबई के बाद रत्नागिरी में अधिकतम तापमान 35.4 डिग्री सेल्सियस, पुणे में 32.3 डिग्री, धाणु में 31.8 डिग्री दर्ज किया गया। माना जा रहा है कि अरब सागर में पड़ रहे गहरे दबाव की वजह से हवाओं की दिशा बदल रही है और अगले कुछ दिनों तक मुंबई में ऐसा ही मौसम रहेगा। 12 बजे के बाद सी ब्रीज शुरू हो जाती है, जिससे कि तापमान गिरने लग जाते हैं। लेकिन ये जो परसिस्टेंट विंड है, यानी कि जो पूर्वी दिशा से गर्म हवाएं चल रही हैं, ये लगातार चल रही हैं और ये जो सी ब्रीज है इसको भी डिले कर रही हैं। तो सी ब्रीज है वो 3 बजे के आसपास सेट हो पाती है, जिससे कि जो तापमान है वो गिर नहीं पाते। इसीलिए मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर दोनों ही ज्यादा बने हुए हैं। तो अभी फिलहाल कोई राहत की संभावना मुंबई को दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन 23 या 24 तारीख से दिसंबर से जो हवाएं हैं वो थोड़ा सा बदलेंगी, उत्तर दिशा से शुरू हो जाएंगी, जिससे कि मैक्सिमम और मिनिमम दोनों टेम्परेचर गिरेंगे। मुंबई में जो मिनिमम टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री गिर जाएगा और मैक्सिमम टेम्परेचर में भी इसी तरह की गिरावट हो सकती है। और एक और बहुत बड़ा कारण यह है कि इस बार जो पश्चिमी विक्षोभ है यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा कमजोर है। अभी तक कोई हैवी स्नोफॉल पहाड़ों पर नहीं हुआ है, और जब पहाड़ों पर हैवी स्नोफॉल होता है और वहां से जब उत्तर दिशा से जो बर्फीली हवाएं आती है तो वो कभी कभी जो महाराष्ट्र, तेलंगाना और जो पूरा इलाका है यानी कि साउथ इंडिया तक पेनिट्रेट करती हैं, जिससे कि तापमान गिर जाते हैं। तो उस तरह का एपिसोड अभी आने की देरी है। इसका जो मुख्य कारण है वो पवन की दिशा ईस्टर्ली और साउथ ईस्टर्ली होने के कारण तथा वेस्टर्ली विंड लेट सेट होने के कारण ये तापमान में बढ़ोतरी हो गई है और आगे आने वाले 2 दिन में यही बढ़ोतरी जारी रहेगी और उसके बाद मिनिमम टेम्परेचर में महाराष्ट्र और मध्य महाराष्ट्र में और नॉर्थ साउथ कोंकण में 2 डिग्री तक ड्रॉप होने की संभावना है। बताया जाता है कि दिसंबर महीने में मुंबई शहर में अब तक का सबसे अधिक तापमान साल 1987 में 38 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण जी रोहित के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। तो बात करते हैं उत्तर भारत की, जहां इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है और आज सुबह से उत्तर भारत के कई राज्यों में जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में घना कोहरा छाया हुआ है। कोहरे की वजह से सड़क, रेलवे, हवाई यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। कई जगहों पर विजिबिलिटी 100 मीटर या उससे भी कम है। साथ ही तापमान में तेजी से गिरावट भी आई है।
आज सुबह कई शहरों में पारा 5 डिग्री के नीचे दर्ज किया गया और बढ़ती ठंड की वजह से कई जगह लोग सड़क के किनारे आग तापते नजर आए। इसके अलावा कोहरे की वजह से उत्तर प्रदेश में कुछ सड़क हादसे भी हुए हैं। फिरोजाबाद, मैनपुरी, ग्रेटर नोएडा में हादसा हुआ है जिसमें कुछ लोगों की मौत भी हुई है। तो अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो बेहद सावधान और कई बातों का ख्याल यहाँ पर आपको रखना होगा। अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो ड्राइविंग में भी ध्यान रखना होगा क्योंकि कई जगह विजिबिलिटी बहुत ही कम भी है। आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं कि सुबह की तस्वीरें, आप दिल्ली के इंडिया गेट की भी आप तस्वीरें देख रहे हैं और सिग्नेचर ब्रिज। यहाँ उत्तर भारत में पारा जो है वो लुढ़का है, कई जगह घना कोहरा छाया हुआ और तस्वीरों में आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में कुछ हादसे भी हुए हैं, सड़क दुर्घटनाएं भी हुई हैं कोहरे की वजह से। और वहीं दिल्ली एनसीआर की अगर बात करें तो यहां भी ठंड बढ़ गई है और यहां सुबह से कोहरा छाया हुआ है। विजिबिलिटी यहां कम होने की वजह से यातायात काफी प्रभावित हुआ है। सड़कों पर गाड़ियां इस वक्त रेंग रही हैं, साथ ही कई ट्रेनों के पहुंचने में आज देरी भी हुई है, कई देरी से चल रही हैं ट्रेनें। इसके अलावा दिल्ली में विमानों की आवाजाही में भी देरी की खबर आ रही है और बढ़ती हुई ठंड और कोहरे के साथ ही दिल्ली में प्रदूषण का स्तर भी बढ़ा है। कल भी काफी ज्यादा प्रदूषण का स्तर था, आज यहां हवा में प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है। और वहीं मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक यहां कोहरा छाया रहेगा। तो दिल्ली के अलग अलग इलाके की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लोधी रोड, इंडिया गेट की तस्वीरें कुछ देर पहले आपने देखी थी, धौला कुआं, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये तमाम वो जगह आप चारों तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से आज कोहरे की चादर बिछी हुई थी। साथ ही दिल्ली का जो सिग्नेचर ब्रिज है वहां पर हमारे सहयोगी परिमल कुमार पहुंचे और कोहरे का असर किस तरह से सड़क, रेलवे, हवाई यातायात पर भी देखने को मिल रहा है। आइए देखते हैं उनकी ये रिपोर्ट। कल से दिल्ली एनसीआर कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है और फिलहाल हम सिग्नेचर ब्रिज पे हैं। विजिबिलिटी कैसी है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। देखिए ये सिग्नेचर ब्रिज है जो सही से आपको नजर नहीं आ रहा होगा, तो इससे अंदाजा सीधे तौर पे लगा सकते हैं कि सड़कों पर विजिबिलिटी की क्या स्थिति है। और यही बड़ी वजह है कि आप मेरे पीछे इस तरह से देखिए कि गाड़ियां जो हैं वो हेडलाइट, ब्लैक लाइट जलती हुई गाड़ियां जो है आपको नजर आएंगी। ये हेडलाइट गाड़ियां आमतौर पे कोहरे के वक्त में एहतियात बरता जाता है कि गाड़ियों की जो हेडलाइट होती है, चाहे 2 पहिया वाहन हो, 4 पहिया वाहन हो, कमर्शियल हो, प्राइवेट हो, हेडलाइट और बैकलाइट का इस्तेमाल किया जाता है ताकि आगे और पीछे वाली गाड़ियों को यह एहसास रहे कि कोई आगे चीजें हैं, क्योंकि हादसे इस बीच में बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और उसी के तहत जो है लोग ये एहतियात बरतते हैं और अभी बरतना भी जरूरी है क्योंकि विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है। और विजिबिलिटी कम होने से आप यहाँ पे देखिए कि आप दूर दूर तक अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसे ही नजर आएगा जहाँ पे विजिबिलिटी बहुत कम है। अगर आप चला रहे हो तो विजिबिलिटी बहुत ज्यादा नहीं, और ऐसे में चाहे वो फ्लाइट की सेवाएं हो, चाहे वो ट्रेन की सेवाएं हो, चाहे सड़कों पर हो, रफ्तार पर एक ब्रेक लगती है और उसका असर सीधे तौर पर देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट जो है, जो इस बात का आकलन करती है कि प्रदूषण की क्या स्थिति है, उसकी भी कल एक कमेटी की बैठक हुई है और उसमें ये देखा गया है कि 400 से ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स फिलहाल दिल्ली एनसीआर में है और उसके तहत जो ग्रैप है, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान, उस पे नजर रखा जा रहा है ताकि उसको लागू किया जा सके। ग्रैप दरअसल प्रदूषण के बढ़ते स्तर को लेकर अलग अलग चीजें उसमें पाबंदियों की बात होती है, तो वो पाबंदी लगाने की बात होती है और उसी के तहत जो है उस पर भी नजर और निगरानी है क्योंकि ऐसे मौसम में हवा की रफ्तार बहुत धीमी हो जाती है, विजिबिलिटी बहुत कम रहती है, तो पॉल्यूटेंट्स जो हैं बहुत दूर तक नहीं जा पाते हवा की रफ्तार कम होने की वजह से और प्रदूषण बढ़ने की एक आशंका रहती है और प्रदूषण बढ़ी भी है। इस बात का भी प्रमाण जो है सीधे तौर पर मिला है। और फिलहाल अगर सड़कों की स्थिति आपको दिखाएं, आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से स्थिति है। जो दूर तक आप अगर देखेंगे तो गाड़ियां जो है, जो गाड़ियां आ रही हैं वो किस तरीके से इस्तेमाल कर रही है हेडलाइट का, जो आगे वाली लाइट होती है उसका इस्तेमाल करते हुए आपको गाड़ियां नजर आ रही होंगी। और कमोबेश ऐसी स्थिति कल भी थी, आज भी है और फिलहाल ये भी कह रही है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, ये भी कह रहा है कि उसकी नजर और निगरानी है, लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा प्रदूषण के स्तर को कम होने में क्योंकि हवा की रफ्तार भी बहुत ज्यादा तेज नहीं होने वाली है।
तो ऐसे में जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनको भी ख्याल रखना है, जो सड़कों पे निकल रहे हैं उनको भी ख्याल रखना है, जो फ्लाइट पकड़ने जा रहे हैं या ट्रेन पकड़ने जा रहे हैं वो भी एक बार पता करके जाएं, क्योंकि ऐसे मौसम में आम तौर पर जब विजिबिलिटी कम होती है तो ट्रेन कैंसिलेशन की बात हो, ट्रेन की देरी की बात हो या फ्लाइट को लेकर बात हो तो वो प्रभावित होती है। और यहाँ पर कुछ इसी तरीके का नज़ारा जो है वो कल से दिल्ली एनसीआर में जो कोहरे की चादर है वो आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ पे कुछ लोग जॉगिंग करने वाले भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि किस तरीके से सुबह सुबह जब आते हैं पहुंचते हैं। तो आपसे समझना चाहते हैं, रोज दिन वॉक करते हैं? हाँ, एवरीडे। तो कल भी ऐसी ही स्थिति थी, आज भी ऐसी? हाँ, आज भी ऐसी है। कल तो एक्सीडेंट भी हुआ यहाँ पे। एक्सीडेंट रात को काफी धुंध हो गई थी, सुबह तो बहुत ज्यादा थी। रात को भी एक्सीडेंट हुआ। 2-3 दिन से ज्यादा पड़ रही है फॉग। दिक्कत है। हाँ। प्रदूषण को लेकर नहीं पता चल रहा होगा? प्रदूषण काफी है, क्योंकि लोग है ना, प्रदूषण तो है ही हर चीज से, लेकिन धुंध भी है। एक्सीडेंट कहाँ पे? यहीं पे सिग्नेचर के पास? यहाँ सिग्नेचर से पीछे है ना, ये खजूरी के फ्लाईओवर के ऊपर। तो जो दुर्घटना की बात हम कह रहे थे वो ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पे भी देखा है, यहाँ पर भी उसी की बात आ रही है। तो सीधे तौर पे थोड़ा सा एहतियात बरते सड़कों पर तो आप सुरक्षित रहेंगे। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। तो परिमल को आपने सुना, यहाँ पर न सिर्फ कोहरे से सावधानी बरतने की जरूरत है बल्कि प्रदूषण का स्तर जो दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ा हुआ है उसमें भी बेहद सावधानी बरतने की जरूरत है। और कोहरे की वजह से उत्तर प्रदेश में कई जगह जो है आज सड़क हादसे की तस्वीरें भी सामने आई हैं। एक हादसा यहाँ के फिरोजाबाद शहर में हुआ जहाँ 12 से ज्यादा गाड़ियों की टक्कर हो गई। आप तस्वीरों में देखिए कितनी जबरदस्त ये टक्कर थी। यहाँ पर जो ट्रक हैं, जो गाड़ियां हैं वो बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त नजर आ रही हैं। इस हादसे में 6 लोग घायल भी हुए हैं। बताया जा रहा है कि यह हादसा रफ्तार की वजह से हुआ। तो ऐसे वक्त में जब कोहरा ज्यादा होता है, रफ्तार बल्कि थोड़ी धीमी रखनी चाहिए। यहाँ रफ्तार की वजह से ये गाड़ियां आपस में टकराई हैं। और ग्रेटर नोएडा की भी बात कर लेते हैं, जहां पर एक सड़क हादसा हुआ है, जहां यात्रियों से भरी बस एक कंटेनर से जाकर टकरा गई और इस हादसे में एक शख्स की मौत भी हुई है। बस में सवार 10 यात्री घायल भी हुए हैं। और वहीं एक हादसा ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेस वे पर भी हुआ और यहां झांसी से दिल्ली आ रही बस वो पलट गई जिसमें 15 यात्री जो है वो घायल हो गए। इस हादसे के वक्त बस में 60 यात्री सवार थे। हादसे के बाद मौके पर राहत और बचाव का काम जारी है। तो उत्तर प्रदेश की अलग अलग तस्वीरें आपने देखी और मेरठ की भी तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां घना कोहरा छाया हुआ है। यहां भी सुबह सड़क पर विजिबिलिटी कम होने की वजह से लोगों को आने जाने में खासी परेशानी आ रही थी। साथ ही बढ़ी हुई ठंड से आम जनजीवन भी यहां पर अस्त व्यस्त हुआ है। तो उत्तर प्रदेश के एक एक तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, अब अलीगढ़ आपको लिए चलते हैं। वहां भी घने कोहरे की चादर बिछी हुई थी, लोग यहां भी परेशान थे और ठंड से लोगों का बुरा हाल था। आप देखिए सड़क पर किस तरह से ये अलीगढ़ में घना कोहरा जो छाया हुआ है। ऐसे में जो दोपहिया वाहन है खासतौर से उनके लिए मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाती हैं। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई झड़प के बाद चीन का मुद्दा जो है फिर से उठा है। ऐसे में दोनों ही सदनों में हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा। जहां विपक्ष बहस की मांग पर अड़ा हुआ है, वहीं सरकार का कहना है कि रक्षा मंत्री के बयान के बाद बहस की जरूरत नहीं है। उधर कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि चीन बहुत बड़ा विषय है, अगर इस पर चर्चा नहीं करेंगे तो किस पर करेंगे। देखते हैं रिपोर्ट। चीन के मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में सोमवार को भी हंगामा हुआ। विपक्ष तवांग में भारत और चीन के बीच की झड़प पर सदन में चर्चा की मांग कर रहा है। वहाँ पर अतिक्रमण कर रहे हैं लोगों को, हमारी जगह वो अतिक्रमण करके वहाँ पर पुल बनाए जा रहे हैं, घर बनाए जा रहे हैं, तोपखाने, कारखाने सब बना रहे हैं। लेकिन सरकार की दलील है कि रक्षा मंत्री के बयान के बाद चर्चा की जरूरत नहीं। माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने स्पष्ट रूप से अपना बयान रखा, सदन के समक्ष सब जानकारियां रखी
मैं समझता हूं उसके बाद ये विषय को विराम देना चाहिए था। उसके बदले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारी आर्मी को डिमोरलाइज कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार के ओछे बयान दिए, उससे मैं समझता हूं हमारे सैनिक बलों का, सेना का मनोबल टूटता है। पक्ष विपक्ष में इस मसले पर लगातार आरोप प्रत्यारोप और टकराव जारी है। विपक्ष पूछ रहा है कि सरकार छुपाना क्या चाहती है। मेरा सवाल यह है कि मोदी जी की सरकार चीन पर चर्चा से क्यों भाग रही है? क्या असलियत है जो वो छुपाना चाहते हैं? डोकलाम हुआ, गलवान हुआ, अब तवांग। और बीजेपी के एक सांसद ने लोकसभा में ये बात कही है कि चीन घुसपैठ कर रहा है। बावजूद इसके आप चर्चा से भागते हैं, क्यों? नियमावली किस लिए बनी है? जो जन सरोकार के राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे हों, उन पर बाकी चीजों को खारिज करते हुए, मुलतवी करते हुए उस पर चर्चा हो। आज जो विपक्ष के सांसद अपनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं 267 के माध्यम से, वो देश की चिंता है। अगर देश की चिंता को हम सदन तक पहुंचाने में नाकामयाब रहते हैं तो फिर क्या बचा संसदीय लोकतंत्र के नाम पर? अब सवाल ये है कि ये टकराव कैसे खत्म हो। रक्षा और विदेश नीति से जुड़े किसी मसले पर संसद में ऐसा टकराव देश हित में नहीं है। ये बात सरकार और विपक्ष दोनों को समझनी होगी। कोई रास्ता निकालना होगा जिस पर आम राय भी हो और जो भारतीय विदेश नीति के अनुरूप भी हो। नई दिल्ली में संसद भवन से हिमांशु शेखर मिश्रा के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। तो विपक्ष लगातार कह रहा है कि संसद होती ही चर्चा करने के लिए है और अगर यहां पर इतना गंभीर विषय पर चर्चा नहीं की जाएगी तो किस पर की जाएगी। वही राहुल गांधी का एक बयान हाल में सामने आया था जिसमें राहुल गांधी ने चीन का मुद्दा उठाया था और कहा था कि सरकार चीन के मामले में छुपा रही है, सरकार सो रही है। साथ ही एक बयान में उन्होंने आपने कहा कि भारतीय सैनिकों को पीटे जाने वाला जो बात उन्होंने कही, ये तमाम बयान उन्होंने दिए। इस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऐतराज जताया। उन्होंने कहा कि सरकार को राजनीतिक आलोचना से परहेज नहीं, लेकिन सरहद पर तैनात जवानों के लिए असम्मान नहीं दिखाना चाहिए। We have no problem if there is political differences, if there is even political criticism. I have heard sometimes that my own understanding needs to be deepened. When I see who is giving the advice, I can only bow in respect. But I think we should not directly or indirectly criticize our jawans. Yeah. When our jawans, sir, are standing, sir, our jawans are standing, sir, in Yangtze, in Yangtze at 13,000 feet. Yeah. At 13,000 feet, they are standing there defending our borders. They do not deserve to have the word pitai. The word pitai should not be used for our jawans, sir. और अब बात करते हैं महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद की, जो कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। सोमवार सुबह बेलगांव पहुंचे महाविकास आघाड़ी के नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। वहीं इस मुद्दे को लेकर महाराष्ट्र विधानसभा में भी जमकर हंगामा हुआ है। इस पर देखते हैं हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा की ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र एकीकरण समिति की ओर से सोमवार सुबह बेलगांव में एक प्रदर्शन में पहुंचे महाविकास आघाड़ी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। बेलगांव में कर्नाटक विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है। दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद को लेकर जारी मतभेद के बीच यहां प्रदर्शन होना था, लेकिन पुलिस ने इन कार्यकर्ताओं और नेताओं को हिरासत में ले लिया। इसका असर नागपुर में चल रही महाराष्ट्र विधानसभा पर भी देखने मिला। विपक्ष की ओर से विधानसभा के बाहर इस मुद्दे पर प्रदर्शन किया गया और दोनों राज्यों की सरकारों के खिलाफ नारेबाजी की गई। कर्नाटक और महाराष्ट्र भारतवर्ष का ही हिस्सा है। क्या हम कर्नाटक में नहीं जा सकते हैं? क्या वहाँ के लोगों से नहीं मिल सकते हैं? हमारी जो भूमिका नहीं रख सकते हैं? तो ये देश की कॉन्स्टिट्यूशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ ये है। महाराष्ट्र की सरकार अपनी भूमिका रखने में बहुत जैसे बोलेंगे तो लो लाइंग है। बिल्कुल कोई जो सरकार की भूमिका आवश्यक है, पब्लिक डोमेन में जो सरकार की भूमिका आनी चाहिए वो स्पष्ट नहीं आ रही है। शायद डरते होंगे, पता नहीं है। आणि म्हणून मी एकच सांगतो, या सीमावासियांच्या मागे
विधानसभा के भीतर भी इस मुद्दे को उठाया गया और राज्य सरकार पर कड़ा पक्ष नहीं रखने का आरोप लगाया गया। इन आरोपों का जवाब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने दिया। गृहमंत्र्यांनी याच्यामध्ये हस्तक्षेप केला, मध्यस्थी केली आणि बैठक बोलवली। गृह मंत्री के साथ हुए बैठक में हमने महाराष्ट्र के सीमावासियों के पक्ष में ठोस भूमिका ली है। हमने कहा है कि हमारे लोग, हमारी गाड़ियां जब जाती हैं उन्हें रोका जाता है, गाड़ियां तोड़ी जाती हैं, ये सही नहीं है। हमने कहा कि एक्शन को रिएक्शन मिल सकता है। गृह मंत्री ने इस मामले में कर्नाटक को भी सूचना दी है। त्यामुळे असं कुठेही होता कामा नये, मग ऍक्शनला रिएक्शन होऊ शकते हे देखील आम्ही त्या ठिकाणी स्पष्टपणे मांडलं। गृहमंत्री महोदयांनी त्यांना देखील त्या बाबतीमध्ये योग्य त्या सूचना समज दिली। तो हम जरूर इसके ऊपर कर्नाटक की सरकार से बात करेंगे, कर्नाटक के मुख्यमंत्री जी से भी बात करेंगे, क्योंकि दोनों राज्यों ने तय किया है कि आवाजाही पर कोई रोक नहीं है और शांतिपूर्ण अगर आंदोलन हो रहा है तो उसको भी रोकने का कोई कारण नहीं है। हम हमारे सीमावर्ती मराठी भाई बहन जो है उनके साथ हमारी सरकार खड़ी है। महाराष्ट्र और कर्नाटक की सीमा को लेकर बढ़ते विवाद को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने दोनों राज्य के मुख्यमंत्रियों को बुलाया था, उनके साथ बैठक की थी। लेकिन इसके बावजूद ये जो मामला है वो खत्म होता हुआ फिलहाल नजर नहीं आ रहा। एक तरफ जहां डबल इंजन सरकार की बात की जाती है तो वहीं महाराष्ट्र और कर्नाटक दोनों जगह पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। लेकिन इसके बावजूद इस मामले को लेकर कोई निर्णय नहीं निकलने के बाद अब विपक्ष और भी आक्रामक होता हुआ दिख रहा है। नागपुर से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। आगे बढ़ते हैं। बिहार में जहरीली शराब से हुई मौत का मुद्दा गरमाया हुआ है। छपरा सिवान में हुई इन मौत के ऊपर न सिर्फ बिहार विधानसभा में बल्कि उसके बाहर भी हंगामा जारी है। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं कि बिहार के दानापुर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर अवैध रूप से शराब बनती पाई गई। दानापुर स्टेशन के पास ही शराब यहां पर बन रही थी। जैसे ही सूचना मिली यहां पर पुलिस पहुंच गई। ये ध्यान देने वाली बात है कि ये वो राज्य है जहां पर शराबबंदी है, तो अब तक इस पर सरकार की नजर क्यों नहीं गई। तो दारू पी के मर जाएगा तो उसको हम लोग कंपनसेशन देंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता, ये कभी मत सोचिए। और नहीं, अगर यही करना है तो सब मिलके तय कर लीजिए। खूब कहिए कि शराब पियो, इसलिए ये सब बात ठीक नहीं है। पिएगा, गड़बड़ पिएगा, मरेगा। दलन जी आंकड़ों को छिपा रहे हैं। वो कह रहे हैं, ट्वीट किया कि 6 वर्षों में केवल 23 लोगों की मौत हुई बिहार के अंदर। क्या ये सच है? केवल 23 लोग मरे हैं 6 साल के अंदर। केवल 2016 में खजूरबन्नी गोपालगंज में 19 लोगों की मौत हुई और मुख्यमंत्री ने स्वयं 4-4 लाख रुपया 14 परिवारों को दिया और दिखा रहे हैं कि 2016 में केवल 7 लोगों की मौत हुई। तो आंकड़ा छिपाने से कुछ नहीं होता। मुख्यमंत्री को क्षमा मांगनी चाहिए और प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनाए और तत्काल उनको मुआवजा देने की व्यवस्था करनी चाहिए।